उत्तराखंड के बजट को लेकर बीजेपी विधायकों का बयान, कहा हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए पेश हो रहा बजट। विधायकों ने विपक्ष पर साधा निशाना। कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जताई नाराजगी। सरकार पर साधा निशाना, कहा मनमानी करने पर तुली है सरकार। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा मंथन। यात्रा में डॉक्टरों को किया जाएगा अपॉइंट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में धामी सरकार का बजट आज पेश होगा। आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 2 बजे बजट पेश करेंगे। बता दें आपको कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 80,000 करोड़ रुपए के बजट का अनुमान है। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट समावेशी होगा और इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, श्रमिकों और नौकरी पेशा लोगों के लिए खास प्रावधान होंगे। उन्होंने कहा कि लगातार जनसंवाद के जरिए जो सुझाव जनता से प्राप्त हुए हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण है उन्हें बजट की घोषणाओं में हासिल करने का प्रयास किया गया है। बजट आज हम पेश करने जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये उत्तराखंड के जनमानस को प्रभावित करने वाला बजट होगा। हमारी मातृशक्ति को सशक्त करने वाला बजट होगा। हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ने का बजट होगा। हमारी उत्तराखंड की आय बढ़ाने वाला बजट होगा। और साथ ही साथ जो माननीय मोदी जी का सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक हो, उसके लिए बहुत बड़ा कदम आज इस बजट के द्वारा हम लोग उठाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, दोनों का धन्यवाद करता हूं कि लगातार पब्लिक से चर्चा करते रहे, लगातार लोगों की राय इस बजट में समावेश करने का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार जो है वो दृढ़ निश्चय के साथ काम कर रही है कि इन 5 वर्षों में जो युवा है उनको रोजगार से जोड़ा जाए, उनके लिए रोजगार के नए आयाम खड़े करे जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बना ये बजट निश्चित रूप से उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड वासियों के हित में होने वाला है। ये समावेशी बजट है। ये हमारा सस्टेनेबल बजट हमारा होगा। ये खाली बातों में नहीं, आपको आज 2 बजे जो बजट प्रस्तुत होगा उसमें आपको दिखाई देगा। और चाहे हम युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, कृषकों की बात करें, विशेषकर फोकस हमने इस बार छात्रों के लिए किया है। प्रतिभावान छात्रों को हम इसमें कुछ करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मैं भी एक प्रतिभावान छात्र रहा हूं, तो मुझे पता है मैंने जब वजीफा लिया कि कैसे फिर आदमी की प्रोत्साहन बढ़ता है तो काम आगे करता है। उसके लिए हमने इसमें बजट में प्रोविजन किया है। वहीं हरिद्वार में रेलवे की भूमि पर हुए कब्जों के खिलाफ रेल प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया है। टिब्बी रेलवे अंडरपास के पास रेलवे की भूमि पर हुए कच्चे और पक्के निर्माणों को टीम ने ध्वस्त कर दिया। पक्के निर्माण जेसीबी से जमींदोज होते देख कब्जेदारियों ने इनका विरोध किया, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। भारी सुरक्षा बल मौजूद होने के कारण किसी भी एक नहीं चल पाई। आपको बता दें कि टिब्बी फाटक के पास की जमीन रेलवे की है, जिस पर करीब 15 साल से लोगों ने अपनी जीविका यापन करने के लिए रोजगार खोले हुए थे। उसी के पीछे की तरफ एक झुग्गी झोपड़ी भी बनी हुई थी, जिनको 15 मार्च को एक नोटिस भी दिया गया था। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही प्रशासन ने आज अतिक्रमण की गई पूरी भूमि पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। वहीं इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि सरकार हो या प्रशासन, उन्हें सिर्फ हम जैसे गरीब और मजदूर ही दिखते हैं। हरिद्वार में न जाने कितने होटल और मॉल हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं जिनका अवैध तरीके से निर्माण हुआ, लेकिन वे किसी को दिखाई नहीं देती और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है।
12 तारीख में आए थे हमारे पास और इन्होंने हमें नोटिस दिया, लेकिन 2 दिन का टाइम था। 2 दिन में हम क्या करते, सारा सामान हमारा दुकान में ही था और सारा सामान अपना उसमें ही दब गया। अब गरीब आदमी है, कहाँ जाए? लोगों के घर के पीछे 10 घर टूट गए। मैडम इस पे केस चल रहा था, भूमि थी नंदकिशोर, ये कुआं मंडी है कटरा बाजार में, उनकी ज़मीन थी, तो हमने किराए पे ले रखी थी। 2014 से ले रखी थी हमने, किराए पे चला रहे थे। अब ये भूमि थी, अब जो मालिक थे वो गुजर गए थे, जो उनके मालिक बच्चे थे उन्होंने थोड़ा फोर्स नहीं करा, इसमें थोड़ा लापरवाही हुई, इस वजह से हुआ। मैडम मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा गरीब आदमी है, बच्चे थे, थोड़ा कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था करें। वहीं भराड़ीशहर विधानसभा में आज पेश होने जा रहे बजट पर बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा और विधायक अनिल नोटियाल ने कहा कि सरकार बजट में महिलाओं, उद्यमियों, काश्तकारों समेत हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करने जा रही है। वहीं थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने सदन में विपक्ष के विरोध को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार देहरादून की बजाय उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में बजट पेश करने जा रही है। वहीं विपक्ष सदन में विकास कार्यों पर चर्चा करने की बजाय अनावश्यक विरोध के बहाने ढूंढने में जुटी हुई है। से पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना बजट, अरे बताओ क्या कह रहा है, काटना है, भराड़ीशहर ग्रीष्मकालीन राजधानी में आहूत किया। और निश्चित रूप से ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी बजट होगा। जैसे उत्तराखंड निर्माण के समय उत्तराखंड आंदोलनकारियों की जो भावनाएं थी, उसके अनुरूप ही निश्चित रूप से ये बजट होने वाला है। निश्चित रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक समावेशी बजट लाने जा रही है, जिसमें सभी वर्गों को और सभी लोगों को उसमें कहीं न कहीं एक बहुत अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें किसानों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बेरोजगारों के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस विधायकों के निलंबन से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार पर विधायकों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ऋषिकेश पहुंचे, जिसके बाद देहरादून रोड स्थित एक होटल में उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान हरीश रावत ने भराड़ीशहर में चल रहे बजट सत्र को लेकर कई सवाल खड़े किए। साथ ही विधानसभा भवन में कांग्रेस विधायकों को निलंबित किए जाने पर वो काफी नाराज नजर आए। हरीश रावत ने कहा कि अगर विधानसभा के अंदर विपक्ष ही नहीं होगा तो विधानसभा का औचित्य ही क्या रहेगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मनमानी करने पर तुली है। जनहित के मुद्दों पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। अपने विधायकों को खुश करने के लिए सरकार ने विधायक निधि में बढ़ोतरी की है। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम विपक्ष की भूमिका अदा करें और निष्ठापूर्वक करें। जिस दिन मालिक खुश हो जाएगा, जनता खुश हो जाएगी, ये दिन आती रहेगी। 2000 में जब मैं कांग्रेस अध्यक्ष बना था तो लोग कहते थे कांग्रेस कहां से आएगी, क्या आएगी, कुछ नहीं होगा, क्या कर रहे हो, कोई क्या होगा। 2000 2004 से सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद जो है कांग्रेस ही कांग्रेस आती है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं गैरसैंण, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जनता जो आज जो उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना से जो बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, पौड़ी गढ़वाल में 8 से 9 वर्ष के बच्चे 50 खिलाड़ी हैं और 9 से 10 वर्ष के। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पूरे प्रदेश के बारे में, पूरे प्रदेश का, मैं पूरे प्रदेश की बता रही, पूरे प्रदेश के 3,900 पूरे प्रदेश
आपने अल्मोड़ा का पूछा, पूरे प्रदेश का पूछा। पूरे प्रदेश के टोटल में 3,900 बच्चे, और व्याख्या चाहते हो तो मैं बता दे रही हूँ। हमने पूछा नहीं, तो क्या पूछा हमसे? पूरे प्रदेश में पूछा, पूरे प्रदेश में। मैं जिलेवार भी बता रही हूँ, प्रदेशवार भी बता रही हूँ, और क्या बताऊँ? माननीय अध्यक्ष जी प्रदेश का बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी प्रदेश का बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी प्रदेश के 3,900 बता दिए। 3,900 अध्यक्ष जी 3,900 बच्चे। माननीय अध्यक्ष जी प्रदीप राजी। माननीय अध्यक्ष जी ये प्रश्न 30,000 से बढ़ाया गया। 3,900 बताया ना। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी ये कितने प्रश्न चयनित हुए, कितने ये भी पूछा था कितने लोग चयनित हुए? माननीय अध्यक्ष जी 3,900 लोग चयनित हुए। माननीय अध्यक्ष जी ये प्रश्न 30,000 से योजना 30,000 से बढ़ाया गया। उमेश जी 1,500 रुपए में खेल छात्रवृत्ति मिल रही है, प्रतिभा सप्लीमेंट्री आना चाहिए। ठीक है, क्या चीज? ये प्रश्न 30,000 से द्वारा लगाया गया आज, मेरे द्वारा, उमेश जी द्वारा और गहलोत जी द्वारा। पहले हमारे मूल प्रश्न का उत्तर आ जाए, उसके बाद सप्लीमेंट्री आप पूछिए। आप पूछिए अपना सवाल। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से आज सदन को उत्तराखंड के लोक पर्व फूल देवी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें जाने का खर्च क्या सरकार वहन करेगी? इसके लिए क्या योजना है? नंबर 1, जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों जैसे ओलंपिक। एक प्रश्न पूछिए आप, एक प्रश्न, मूल प्रश्न है ना हमारा, मूल प्रश्न है हमारा। मूल जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल जैसे ओलंपिक उद्यमान उन्नयन योजना से संदर्भित था, मेडल लेकर आए हैं, उन खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के क्या मानक है? माननीय अध्यक्ष जी वैसे ये उद्यमान उन्नयन योजना के अंतर्गत था, फिर भी माननीय विधायक जी ने प्रश्न किया है तो मैं बताना चाहूंगी कि चाहे कोई राष्ट्रीय स्तर पर जाए, तो यदि हमारे यहाँ पर संबंधित खिलाड़ी या संबंधित एसोसिएशन इसके लिए मांग करते हैं तो हम उसकी पूर्ति करें। माननीय अध्यक्ष जी उसको क्या खर्चा देते हो बाहर जाने का? माननीय अध्यक्ष जी खेलने के लिए निश्चित रूप से यदि वो हमारे पास में डिमांड करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम मदद करते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा कि जो बच्चे बैठिए, माननीय प्रदीप बत्रा जी प्लीज बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चमोली की मानसी नेगी हैं, जिन्होंने अभी परसों 20 किलोमीटर की वॉकिंग रेस में कीर्तिमान स्थापित किया है, बड़े दुर्गम से आती हैं, चमोली से ही हैं, और उससे पहले उन्होंने 10 किलोमीटर की वॉकिंग रेस में अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर कीर्तिमान स्थापित किया था। उसके अलावा सूरज पवार भी हमारे इसी राज्य से आते हैं, दुर्गम से आते हैं, उन्होंने भी इसमें नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किया, गोल्ड मिला। इसके अलावा ओमान में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी उन्होंने सारे पैरामीटर्स क्वालिफाई किए। मैं पूछ रहा हूं, और ओलंपिक के लिए भी वो पैरामीटर्स पार कर गए। माननीय अध्यक्ष जी, 1,500 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति से क्या सरकार चाहती है कि आप अंतर्राष्ट्रीय गेमों में अच्छा प्रदर्शन करें, आप गोल्ड मेडल्स लेकर आए? 1,500 रुपए प्रति माह का मतलब 50 रुपए प्रतिदिन हो गया। प्रश्न कीजिए। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या 1,500 रुपए से ये लोग ये समझते हैं कि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत कर आएंगे? कैसे? 200 रुपए प्रतिदिन तो मनरेगा, माननीय अध्यक्ष जी 200 रुपए प्रतिदिन तो मनरेगा के मजदूर को मिलता है। आप 50 रुपए आप भविष्य में, मैं आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, उसी पर आ रहा हूं, क्या भविष्य में इस राशि को बढ़ाए जाने का कोई प्रावधान है या आप इस पर काम कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, तो माननीय विधायक जी या तो ये कहना चाहते हैं कि उद्यमान उन्नयन योजना गलत है, नहीं बंटनी चाहिए। 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनकी खेल की नर्सरी और खेल का वातावरण तैयार करने के दृष्टिकोण से बनाई गई है। 8 से 14 वर्ष तक के बच्चे, आप हमें बताइए कि कौन से ओलंपिक में जाते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, 8 से 14 बच्चों को, माननीय मंत्री जी 50 रुपए किलो दूध आता है। माननीय मंत्री जी 50 रुपए किलो दूध आता है। 1500 महीना में आप खिलाड़ी तैयार करेंगे? 1500 रुपए ऐसी बात कर रहे हैं, 1500 रुपए, और आप गर्व महसूस करते हैं उस पर कि हम 1500 रुपए प्रति माह खिलाड़ियों को दे रहे हैं? इस पर भी गर्व होना चाहिए। वो एक फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, हम जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, माननीय अध्यक्ष जी, हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे बच्चे सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, हम 10,000 रुपए साल की फीस देते हैं। आप 1500 रुपए प्रति माह में आप चाहते हैं बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले? माननीय अध्यक्ष जी, वो बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं प्रतिभाग करेंगे? माननीय मंत्री जी, 1500 रुपए में आप नर्सिंग तैयार कर रही हैं? माननीय अध्यक्ष जी, 1500 रुपए में, माननीय अध्यक्ष जी 1500 रुपए में, 1500 रुपए में 8 से 1500 रुपए आप
क्या बच्चा करेगा? बैठिए। और हम इतने गर्व से कहते हैं सदन के अंदर कि हम बच्चों को 1500 रुपए महीना दे रहे हैं। सदस्य बैठिए। माननीय अध्यक्षा जी, 50 रुपए किलो दूध नहीं आता है। माननीय सदस्य बैठिए। माननीय अध्यक्षा जी, क्योंकि प्रश्न स्पष्ट है, क्या खेल मंत्री बनती कांग्रेस की सरकार में मेरी माताजी ने विशेष उसमें प्रयास करके 200 करोड़ रुपए की लागत से वो स्टेडियम वहां बनवाया। तो मैं आज जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि उसमें खेल की जो प्रक्रिया वो कब शुरू होगी, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट कब शुरू होंगे, उसके लिए क्या आपने योजना बनाई? इससे इतना है कि अनुपूरक प्रश्न जो पूछे जाते हैं, मेरे आपसे प्रार्थना है, एक प्रश्न पूछा है ताकि उसका जवाब संतोषजनक आ सके। बोलिए। प्रश्न तो है, क्या सरकार बच रही है, क्या जवाब देने? क्या उसमें आप अंतर्राष्ट्रीय खेल उसमें प्रश्न का जवाब आपका सवाल आ गया है, आप शांत रहिए, आपका सवाल आ गया है, जवाब दे रही है मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न वैसे खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के संदर्भ में था कि क्या क्या कार्य योजना चल रही है, वो हमने बताया। अभी माननीय विधायक जी ने खेल मैदान अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी के बारे में जिक्र किया है। बहुत लंबे समय पे इनके भी कालखंड में वो कभी हैंडओवर नहीं हो पाया, उसके लिए लगातार प्रश्न बनते रहे। विगत 5 साल बीत गए, अभी हाल ही में 2022 के जून माह में हमने उसे हैंडओवर लिया। अब रही बात उसको आगे के संचालन के लिए निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था, चाहे पीपीपी मोड में हो, चाहे विभाग द्वारा संचालित हो, उसको क्रियान्वयन में लाया जाए। 6 साल शुरू होगा। माननीय अध्यक्षा जी, माननीय अध्यक्षा जी, आपका सिर्फ 1 सेकंड के लिए संरक्षण चाहूंगा, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। माननीय मैं बहुत महत्वपूर्ण, माननीय अध्यक्षा जी, मैं युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ 1 सेकंड का आपका संरक्षण चाहता हूँ। क्या सरकार सरकारी नौकरियों को, माननीय अध्यक्षा जी, जो युवा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय में, क्या उनको सरकारी नौकरी के लिए कोई प्रावधान सरकार लाएगी? माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 2। किसका प्रश्न ले रहे हैं? माननीय अध्यक्षा जी, जी हाँ, केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 32 में माननीय अध्यक्ष जी निम्नलिखित किया गया है। माननीय प्रश्न कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, परिवहन विभाग में जब, क्योंकि समय समय पर शिकायतें मिलती रहती हैं कि जो लाइसेंस बनते हैं उनमें समय का कोई निर्धारण नहीं है और उसमें बहुत विलंब से भी कभी कभी लोगों को परेशान करके लाइसेंस बनाए जाते हैं। तो मैं एक सरकार से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से, कि कोई समय सीमा निर्धारित है, अगर नहीं है तो इसको क्या आगे सुधार करके समय सीमा निर्धारित की जाएगी कि ताकि लोगों को लाइसेंस के लिए बार बार चक्कर न काटना पड़े। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल माननीय सदस्य जी ने किया है और आपने जिस जिज्ञासा को आपने यहां दिया है, इसमें माननीय अध्यक्षा जी, हमारे माननीय सदस्य जी ने जो बताया कि इसकी सीमा, समय सीमा निर्धारित की जाएगी क्या, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाह रहा हूं, समय सीमा निर्धारित करने के लिए शीघ्र ही हम प्रयास करेंगे। ये जानना चाहूंगा कि इस वर्ष कितने लोगों ने आवेदन किया था और उसमें कितने लाइसेंस विभिन्न श्रेणियों में, अलग अलग श्रेणियों में, 2 पहिया, 4 पहिया, हैवी, अपना लाइसेंस बताओ। बनाए नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, बनाए नहीं बनाए। मैं चूंकि माननीय सदस्य जी ने जो सवाल किया है, मैं संदर्भ में बताना चाह रहा हूं कि अभी तक जो हमारे टोटल लोगों जिनको अभी तक हमने लाइसेंस दिए हैं, उसमें 21,16,246 और स्थायी नेचर के हैं, केवल इस वर्ष, अब तक के कहा ना आपने, इस वर्ष के माननीय अध्यक्षा जी हम इनको उपलब्ध करा देंगे। वैसे टोटल की संख्या हमारी जो है, शिक्षार्थी लाइसेंस है 21,16,246 और स्थायी परमानेंट नेचर के लाइसेंस है 29,38,799। प्रश्न संख्या 3, माननीय श्रीमती ममता राकेश जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न मान लिया जाए। प्रश्न करिए।
मेरा प्रश्न ये है, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा है कि 6,000 रुपये मासिक आय का प्रमाण पत्र इसमें लिया जाता है, तो इसके बाद जब माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि प्रमाण पत्र लगेगा, तो उसके बाद अन्य जो औपचारिकता और अन्य प्रमाण पत्र मांग रखे हैं उनका क्या औचित्य है? इस वजह से अभ्यर्थियों को प्रार्थना आवेदन करने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या राजस्व विभाग के अधिकारियों का प्रमाण पत्र चलेंगे या माननीय मंत्री जी जो कह रही हैं कि परिवार का विवरण मांग रही है, उनका क्या उचित है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न में चूंकि जो पुराना जियो था जिसमें 6,000 रुपये मासिक आय की पात्रता हेतु मासिक आय 6,000 रुपये होना चाहिए था, वह यथावत बनी हुई है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यथावत बना हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ सूचनाएं जो हैं वह मांगी गई हैं, जिन सूचनाओं में पुराना प्रारूप एज इट इज था, उसमें कुछ बिंदु और जोड़े गए हैं जो बतौर जो है साक्ष्य जो है संबंधित आवेदकों से मांगे गए हैं, जिससे कि आय प्रमाण पत्रों का परीक्षण हो सके। सूचनाएं इस प्रकार की हैं जो कि अपने आसपास से विद्यमान है, चाहे वो वीडियो के स्तर से मिल जाए सूचना, चाहे वो तहसील के माध्यम से मिल जाए सूचना, बैंक अकाउंट में संभवतः सबके होते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट के रूप में हो, चाहे वो पासबुक की अपडेटेड रूप में हो, यही सूचनाएं उसमें मांगी गई हैं। कोई ऐसी सूचना नहीं मांगी गई है जिससे कि आवेदक को किसी प्रकार की परेशानी हो, और निश्चित रूप से उसमें बहुत कुछ शिथिलीकरण किया गया, और शिथिलीकरण से स्वघोषित या स्वयं द्वारा जो है उसको जिम्मेदारी के साथ में उसे भर देना, इसकी व्यवस्था दी गई, जिसके कारण से मैं ये नहीं कहूंगी कि आवेदनों में किसी प्रकार की कोई कमी आई हो, क्योंकि यदि मैं पुराने आवेदन देखती हूं माननीय अध्यक्ष जी, 2019-20 में आवेदन 45,768 आए, 20-21 में 65,844 आए, 21-22 में 56,974 आए। तो इस प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी 21-22 तक की यह स्थिति थी, और 22-23 में यह आवेदन 42,210 है। तो इसलिए आवेदन कर्ता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। माननीय प्रीतम सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 42,000 समथिंग आवेदन पत्र जो है प्राप्त हुए हैं। 42,210। मैं थोड़ा नोट नहीं कर पाया, लेकिन 42,000 समथिंग मैंने कहा। अगर आपको कोई संशय है तो जो आपने कहा मैं उसी संख्या को मान लेता हूं। प्राप्त हुए हैं। मैं इस वित्तीय वर्ष में नंदा गौरा योजना के तहत कितने धन की व्यवस्था की गई है, और उसके सापेक्ष क्या सभी लाभार्थियों को उसमें समायोजित किया जा सकता है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, नंदा गौरा योजना के लिए 200 करोड़ की डिमांड जो है वह की गई है और व्यवस्था दी गई है। इसके साथ साथ में दूसरा क्या कहा आपने? माननीय व्यवस्था करना, आपने कहा कितना धन उपलब्ध है, मार्च तक में खत्म हो गया तो 200 करोड़ हुआ ना कि व्यवस्था की, तो 200 करोड़ का आपने प्राविधान किया है। मैंने ये कहा कि जो 42,200 कुछ आपने कहे आवेदन करता, और अभी समय है और भी आवेदन आ सकते हैं, तो क्या सब इस धन में समायोजित हो पाएंगे? माननीय अध्यक्ष जी, 31 जनवरी अंतिम तिथि थी। 31 जनवरी से सारे आवेदन कलेक्ट कर लिए गए हैं जनपद स्तर पर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।